हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने दो वीडियो आपके लिए डाले थे और उन दोनों वीडियो में एक ही टॉपिक था, राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों का टॉपिक के एक बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज का जो वीडियो हम लेंगे वो भी राजनीतिक दलों पर ही होगा और इसमें हम राजनीतिक दलों का वर्गीकरण लेंगे। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण, राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं उन्होंने राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया है। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण संख्या के आधार पर किया गया है। संख्या के अलावा अन्य और भी कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया गया है। राजनीतिक विज्ञान के बहुत ही बड़े बड़े विद्वान हैं जिनमें सारटोरी है, मॉरिस डुवर्जर है, एलन बॉल है, माइनर वीनर है, ला पालेम्बरा है, आमंड है, जेम्स ग्रुप है, लेनिन है। इन सब ने राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया है, संख्या के आधार पर किया है और संख्या के अलावा अन्य कारकों के आधार पर भी किया है। इसमें हम सबसे पहला जो वर्गीकरण लेंगे वह है सारटोरी का वर्गीकरण, जिसको त्रिमुखी आधार भी कहा गया है। सारटोरी ने राजनीतिक दलों का जो वर्गीकरण किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तीन प्रकार से किया है। नंबर एक, दलों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया है। नंबर दो, दलों की विचारधारा के आधार पर वर्गीकरण किया है। और नंबर तीन, दलों के विखंडन या विभाजन के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। पहला, दलों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। दलों की संख्या के आधार पर सारटोरी ने जो वर्गीकरण किया वो बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध वर्गीकरण है। वर्तमान में इसको भारत में दलों की अगर हम बात करें तो भारत में दलों का वर्गीकरण जो देखने को मिलता है वो मुख्यतः सारटोरी के वर्गीकरण के अनुसार ही मिलता है। जैसे दलों की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण किया है, इसमें तीन प्रकार की दलीय व्यवस्थाएं सारटोरी ने बताई हैं। तीन प्रकार की, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। विश्व में आज हम देखते हैं संख्या के आधार पर ये तीन प्रकार की दलीय व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। एक दलीय व्यवस्था की हम बात करते हैं जैसे पूर्व सोवियत संघ में थी, वर्तमान चीन में एक दलीय व्यवस्था है, कुछ अन्य देशों में भी एक दलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था की हम बात करते हैं तो आज द्विदलीय व्यवस्था का सबसे प्रमुख उदाहरण देश अमेरिका व ब्रिटेन को माना जाता है, जहां पर दो ही दल प्रधान हैं। और बहुदलीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहुदलीय व्यवस्था का सबसे प्रमुख उदाहरण देश भारत को माना जाता है, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। सारटोरी ने बहुदलीय व्यवस्था को भी दो भागों में बांटा है। बहुदलीय व्यवस्था के भी दो प्रकार सारटोरी ने बताए, एक तो संयत बहुदलीय व्यवस्था और एक ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था। संयत बहुदलीय व्यवस्था और ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था, ऐसी बहुदलीय व्यवस्था जिसमें संयमित रूप से द्विदलीय व्यवस्था के होते हुए भी कुछ अन्य दल पाए जाते हैं तो वो संयत बहुदलीय व्यवस्था हो जाती है। और एक है ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था जिसमें दल अनेक ध्रुवों में डिवाइड होते हैं, बटे हुए होते हैं। तो ये कहा सारटोरी ने दलों का जो विभाजन किया है वो तीन आधारों पर किया। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, आपको ध्यान रखना है। संख्या के आधार पर, विभाजन के आधार पर और विखंडन, संख्या के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, विभाजन एवं विखंडन के आधार पर इन्होंने दलों का वर्गीकरण किया है। और संख्या के आधार पर दलों को तीन भागों में बांटा है, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। ये तीन भागों में उन्होंने दलों को बांटा है संख्या के आधार पर। सारटोरी ने बहुदलीय व्यवस्था के दो प्रकार बताए, ये आपको याद रखना है। एक तो संयत बहुदलीय व्यवस्था, एक ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था। संयत बहुदलीय व्यवस्था में अवसरवादिता पाई जाती है। सारटोरी कहते हैं कि जो संयत बहुदलीय व्यवस्था है उसमें अवसरवादिता पाई जाती है। कोई भी दल किसी भी दल के साथ समझौता कर लेता है, अर्थात विचारधारा का जो पार्ट है या विचारधारा का जो एक तरह से विचारधारा की जो प्रतिबद्धता है वो बहुत कम देखने को मिलती है और एक तरह से अवसरवादिता पाई जाती है। आज की तारीख में अगर हम वर्तमान में देखें तो भारत में भी संयत बहुदलीय व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहां विचारधारा से ऊपर उठकर दलों में अवसरवादिता की स्थिति होती है और
अवसर जैसे मिलता है दल या दलीय नेता उसी तरफ अपना रुख कर लेते हैं। ध्रुवीकृत बहुदलीय प्रणाली में विचारधारा के आधार पर दलों का विभाजन होता है। ये विरोधी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करते। ये एक अच्छा प्रकार माना जाता है अगर राजनीति विज्ञान के हिसाब से देखें तो, कि जो ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था है, विचारधारा के आधार पर दल अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। दलों का विभाजन जो होता है वो विचारधारा के आधार पर होता है और विचारधारा के साथ दल समझौता नहीं करते। ये वर्गीकरण प्रसिद्ध विद्वान सारटोरी के द्वारा किया गया है। अब हम दूसरा प्रमुख वर्गीकरण लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है मॉरिस डुवर्जर, और मॉरिस डुवर्जर का वर्गीकरण हम लेते हैं। मॉरिस डुवर्जर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक में मॉरिस डुवर्जर ने दलों का जो वर्गीकरण किया है वो 4 आधार से किया है, या दलों के वर्गीकरण के 4 आधार मॉरिस डुवर्जर ने बताए। पहला आधार है संरचना का आधार, संरचना का आधार। दूसरा आधार है आकार का आधार। तीसरा है विचारधारा का आधार और चौथा है शैली का आधार। अर्थात मॉरिस डुवर्जर ने दलों के वर्गीकरण के 4 आधार बताए हैं: संरचना, आकार, विचारधारा और शैली। संरचना की बात करते हैं पहले, तो मॉरिस डुवर्जर ने दलों की संरचना के निम्न 4 प्रमुख तत्व बताए। किसी भी दल की जो संरचना होती है, उसका निर्माण होता है, उसका गठन होता है, उस दल की जो संरचना है वो 4 आधारों पर होती है, ऐसा मानना है मॉरिस डुवर्जर का। और मॉरिस डुवर्जर ने जो 4 आधार बताए वो कौन कौन से हैं, देखिए। नंबर 1 कोकस। नंबर 2 शैली, जिसको शैली भी कहा जाता है, कॉक्स, सेल, ब्रांच, मिलिशिया। कॉक्स, सेल, ब्रांच और मिलिशिया। इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूंगा। कॉक्स, ये पूंजीवादी दल होते हैं, इनमें कॉक्स बने हुए थे। पूंजीवादी दलों में कॉक्स बने हुए होते हैं। कॉक्स का मतलब है कि एक दलों के जो अंदर का जो सिस्टम होता है दलों के अंदर का, वो कॉक्स डिवाइडेशन होता है। उसमें कॉक्स का मतलब कुछ अलग अलग क्षेत्रों के प्रबुद्ध जो लोग हैं वो दलों से संबंधित होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व करते हैं, या अलग अलग क्षेत्रों की विचारधारा वो अपने दल में रखते हैं। शैली या सेल, साम्यवादी दल शैली या सेल पर आधारित होते हैं, साम्यवादी विचारधारा पर आधारित होते हैं। ब्रांच, समाजवादी दलों में ब्रांच सिस्टम पाया जाता है, उनमें कई सारी ब्रांचें होती हैं, कई सारी यूनियंस होती हैं। और मिलिशिया या सेना, मिलिशिया का मतलब सेना, जैसे फांसीवादी जो दल होते हैं वो मिलिशिया पर आधारित होते हैं, उनकी अपनी अपनी सेनाएं होती हैं। तो इस आधार पर संरचना में जो है वो 4 प्रकार या 4 प्रमुख तत्व उन्होंने बताए दलों के। संरचना के बाद आकार, दल का आकार के आधार पर उन्होंने दलों को दो भागों में बांटा है, राष्ट्रीय दल तथा क्षेत्रीय दल। आज हम देखते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आकार के आधार पर इनका विभाजन किया गया है कि दल का आकार यदि बड़ा है, पूरे देश में उसका प्रसार है, पूरे देश में उसकी सदस्यता है, पूरे देश में वो चुनाव लड़ता है, पूरे देश में उसका मताधिकार, पूरे देश में मतों का आधार है, तो राष्ट्रीय स्तर का दल होगा। और किसी क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष में वो कार्य करता है, उसका जनाधार है, तो वो क्षेत्रीय दल होगा। ये है विचारधारा। मॉरिस डुवर्जर ने विचारधारा के आधार पर दलों को 2 भागों में बांटा है, एक तो पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित दल और एक साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित दल। पूंजीवादी विचारधारा पूंजीपतियों के संरक्षण के लिए है, पूंजीवाद को बढ़ावा देती है, जबकि साम्यवादी विचारधारा मजदूर, कृषक और गरीब वर्गों के संरक्षण के लिए होती है। तो पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित दल और साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित दल। नेक्स्ट है चौथा आधार शैली, दल की कार्य करने की शैली कैसी है, अर्थात दल की कार्य करने की शैली लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक।
लोकतांत्रिक है तो दल लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है तो दल अलोकतांत्रिक है। जैसे साम्यवादी दल को इसमें रखा गया है। साम्यवादी दलों की जो कार्य करने की शैली है वो बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक नहीं होती, जबकि पूंजीवादी दलों की कार्य करने की शैली अधिक लोकतांत्रिक होती है। ये मॉरिस डुवर्जर का वर्गीकरण है। मॉरिस डुवर्जर ने 2 अन्य आधारों या 4 प्रकारों के आधार पर भी दलों का वर्गीकरण किया है। 2 आधार, 4 प्रकार। तो मॉरिस डुवर्जर ने 2 अन्य आधारों या 4 प्रकारों के आधार पर भी दलों का वर्गीकरण किया है। जैसे नंबर 1, भीतर से उपजे दल, भीतर से उपजे दल। और नंबर 2, बाहर से उपजे दल। नंबर 3, मास पार्टी। और नंबर 4, केडर पार्टी। तो मॉरिस डुवर्जर ने 2 अन्य आधारों, एक आधार है भीतर से उपजे या बाहर से उपजे, दूसरा आधार है मास पार्टी है या केडर पार्टी है। ये 4 प्रकार हो जाते हैं अपने आप ही, भीतर से उपजे दल, बाहर से उपजे दल, मास पार्टी, केडर पार्टी। तो जैसे भीतर से उपजे दल की हम बात करें तो मॉरिस डुवर्जर ने कहा कि भीतर से उपजे दल वो होते हैं जो संसद या विधान मंडलों में गुटबाजी के कारण उपजते हैं या गुटबाजी के कारण बनते हैं। संसद या विधान मंडलों में गुटबाजियाँ होती हैं, बड़े बड़े दलों में तोड़फोड़ होती है, कुछ नेता अलग होकर अपना अलग दल बनाते हैं, तो ये संसद में गुटबाजी से उपजते हैं। और बाहर से उपजे दल, बाहर से उपजे दल में उन्होंने कहा कि संसद के बाहर जो अन्य कारण होते हैं, आंदोलन होते हैं, अन्य विवाद होते हैं, जनाधार होते हैं, अपनी मांगे होती हैं, क्षेत्रीय मांगे होती हैं, तो ये संसद के बाहर अन्य कारणों से उपजते हैं। ऐसे है मास पार्टी। मास का मतलब जनता भी होता है। जनवादी दल, जनता से जुड़े हुए दल। जो दल जनता से जुड़े हुए होते हैं, जनता में पॉपुलर होते हैं, उनको मास पार्टी उन्होंने कहा है। और केडर पार्टी, ये अभिजनवादी दल होते हैं। वो दल जिन पर अभिजन वर्ग का प्रभुत्व है, एलिट क्लास का प्रभुत्व है, एलिट क्लास नेतृत्व करता है, उनको केडर पार्टी कहा गया है। तो ये दूसरा प्रमुख वर्गीकरण था मॉरिस डुवर्जर का। सार्टोरी के वर्गीकरण और मॉरिस डुवर्जर के वर्गीकरण के बाद तीसरा वर्गीकरण आता है एलन बोल का वर्गीकरण। प्रसिद्ध विद्वान है एलन बोल। उन्होंने किताब लिखी मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट करके किताब लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने दलों का वर्गीकरण किया। और एलन बोल ने दलों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया है। दलों के वर्गीकरण के 3 आधार एलन बोल ने बताए हैं। कौन कौन से 3 आधार बताए ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, संरचना का आधार, जो सार्टोरी ने भी बताया है। नंबर 2, संख्या का आधार, जो सार्टोरी ने भी बताया। और नंबर 3, शक्ति का आधार। ये तीसरा आधार नया आधार है। तो संरचना, संख्या व शक्ति, इन 3 आधारों पर जो है वो एलन बोल ने दलों का वर्गीकरण किया है। इन 3 आधारों पर, संरचना, संख्या और शक्ति। एलन बोल ने विश्व के देशों में विद्यमान दलीय प्रणालियों को 7 भागों में बांटा है। या एलन बोल ने विश्व के देशों में जो दलीय प्रणाली विद्यमान है, प्रचलित हैं, उन दलीय प्रणालियों को 7 भागों में बांटकर 7 प्रकार की दलीय प्रणालियों का वर्णन किया है। 7 प्रकार की दलीय प्रणाली विश्व में विद्यमान है। और कौन सी दलीय प्रणाली मुख्यतः किस देश में पाई जाती है ये भी उसने बताया। तो एलन बोल ने संरचना, संख्या और शक्ति के आधार पर जो दलीय प्रणालियों का वर्गीकरण किया है, अध्ययन किया है, तो उसमें देशों में विद्यमान निम्न 7 दलीय प्रणालियों का वर्गीकरण उन्होंने किया है। जैसे नंबर 1, स्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था। स्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था, और इसका उदाहरण माना उन्होंने ब्रिटेन को। ब्रिटेन में स्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था है। दूसरी है अस्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था। अस्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था, और इसका प्रमुख उदाहरण उन्होंने अमेरिका को माना है। अर्थात अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था तो है लेकिन अस्पष्ट है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, जबकि ब्रिटेन में बिल्कुल स्पष्ट बहुदलीय व्यवस्था है। नंबर 3, कार्यवह बहुदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, स्पष्ट द्विदलीय और अस्पष्ट द्विदलीय, ब्रिटेन और अमेरिका। तीसरा प्रकार है कार्यवह बहुदलीय प्रणाली। कार्यवह बहुदलीय प्रणाली,
एक्टिंग बहुदलीय प्रणाली, मतलब वहाँ दल तो और भी हैं लेकिन दो ही दल प्रधानतः एक्टिव रहते हैं। और इसका प्रमुख उदाहरण उन्होंने माना नॉर्वे एवं स्वीडन को। नॉर्वे एवं स्वीडन में जो है कार्यवह बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। चौथा प्रकार उन्होंने बताया अस्तरीय बहुदलीय प्रणाली। अस्तरीय बहुदलीय प्रणाली और अस्तरीय बहुदलीय प्रणाली का उन्होंने प्रमुख उदाहरण माना है भारत व इटली को। भारत व इटली में अस्थिर बहुदलीय प्रणाली है, और देखा जाए तो ऐसा है भी। भारत की हम बात करें तो भारत में बहुदलीय प्रणाली लेकिन अस्थिर है, छोटे छोटे दल उपस्थित रहते हैं, दलों में विलय भी होता रहता है, संख्या घटती और बढ़ती रहती है, स्पष्टता का स्थिरता का अभाव है। उन्होंने नेक्स्ट प्रकार बताया प्रभावी दल प्रणाली, मतलब एक दलीय प्रभावी प्रणाली कह दें इसको, या प्रभावी दल प्रणाली कह दें, या एक दलीय प्रभावी प्रणाली कह दें, इसमें एक दल प्रमुख तो होता है। और उन्होंने कहा कि भारत में राज्यों में 1967 तक और केंद्र में 1977 तक प्रभावी दल प्रणाली रही है, एक दल प्रधान दल प्रणाली रही है, कांग्रेस प्रधान दल रहा है। उनका अगला प्रकार है दलीय प्रणाली का एक दलीय निरंकुश प्रणाली। एक दलीय प्रणाली है, एक दल निरंकुश दल होता है, एक दलीय निरंकुश प्रणाली। और एक दलीय निरंकुश प्रणाली का उन्होंने उदाहरण माना है मैक्सिको को। मैक्सिको को एक दलीय निरंकुश प्रणाली उन्होंने मानी है। और अंतिम सातवां है एक दलीय सर्वाधिकारवादी प्रणाली। एक दलीय सर्वाधिकारवादी दल प्रणाली, और इसका प्रमुख उदाहरण उन्होंने चीन को माना है। चीन में एक दलीय सर्वाधिकारवादी दल प्रणाली है, ये ला पालम्बरा का मानना है, ये एलन बोल का मानना है, सॉरी एलन बोल ने ऐसा माना है। ठीक है, यह अगला वर्गीकरण हम लेंगे ला पालम्बरा एवं माइनर वीनर का वर्गीकरण। ला पालम्बरा एवं माइनर वीनर का वर्गीकरण। ला पालम्बरा एवं माइनर वीनर ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में ला पालम्बरा और माइनर वीनर ने दलों के वर्गीकरण के 3 आधार बताए। 3 आधार इन्होंने बताए। नंबर 1 दलों की विशेषता, नंबर 2 दलों के पारस्परिक संबंध, और नंबर 3 दलों के समाज की अन्य समस्याओं से संबंध। तो इन्होंने दलों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया है। दलों की विशेषता के आधार पर, दलों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर, दलों के समाज की अन्य समस्याओं से संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया है। ला पालम्बरा और माइनर वीनर ने दलों के 2 प्रकार बताए। ला पालम्बरा और माइनर वीनर ने दलों के 2 प्रकार बताए, 2 भागों में बांटा दलों को। नंबर 1 प्रतियोगी दल और नंबर 2 अप्रतियोगी दल। प्रतियोगी दल, अप्रतियोगी दल। और प्रतियोगी दलों को भी 2 भागों में बांटा उन्होंने। प्रतियोगी दलों को भी 2 भागों में बांटा, स्थिर स्थिर अधिपत्य दल, स्थिर ओब्लिक अधिपत्य दल, स्थिर या अधिपत्य दल। और स्थिर या अधिपत्य दलीय प्रणाली उन्होंने किसको कहा? ब्रिटेन व अमेरिका के दल प्रणाली को। ब्रिटेन व अमेरिका में प्रतियोगी दल प्रणाली है, और प्रतियोगी दल प्रणाली में भी स्थिर अधिपत्य प्रतियोगी दल प्रणाली है। और दूसरा प्रकार उन्होंने बताया अस्थिर परिवर्तीय दल। अस्थिर या परिवर्तीय दल, जहाँ अस्थिरता है, परिवर्तन होते रहते हैं। भारत व विकासशील देशों में इस प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है। ये बात कही ला पालम्बरा और माइनर वीनर ने। अप्रतियोगी दलों को 3 भागों में बांटा। माइनर वीनर और ला पालम्बरा ने अप्रतियोगी दलों को 3 भागों में बांटा, एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रभावी दल प्रणाली। एक दलीय प्रभावी दल प्रणाली जो कि भारत में राज्यों में 1967 तक रही, केंद्र में 1977 तक रही। एक दलीय निरंकुश प्रणाली, इसका उदाहरण मेक्सिको में देखने को मिलता है। और एक दलीय सर्वाधिकारवादी दल प्रणाली या फांसीवादी दल प्रणाली, जो कि चाइना को इसका उदाहरण माना गया है। चाइना को इसका उदाहरण ला पालम्बरा ने माना है। अब हम लेंगे अगला आमंड का वर्गीकरण। अगला वर्गीकरण है आमंड का वर्गीकरण। प्रसिद्ध विद्वान है
राजनीति विज्ञान व लोक प्रशासन के आमंड। आमंड ने दलों का जो वर्गीकरण किया है वो दो आधारों पर किया है। कितने आधारों पर? दो आधारों पर किया है। एक तो संरचना के आधार पर और एक कार्यों के आधार पर। संरचना के आधार पर और कार्यों के आधार पर आमंड ने 4 प्रकार के दल बताए। संरचना और कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया और 4 प्रकार के दल बताए या 4 प्रकार की दलीय प्रणाली बताई। नंबर 1 सत्तावादी दल, नंबर 2 गैर सत्तावादी दल, नंबर 3 द्विदलीय प्रतियोगी प्रणाली और बहुदलीय प्रतियोगी प्रणाली। सत्तावादी दल, गैर सत्तावादी दल, द्विदलीय प्रतियोगी दल प्रणाली और द्विदलीय बहुदलीय प्रतियोगी दल प्रणाली, ये 4 प्रकार की दलीय प्रणाली इन्होंने बताई है या इन्होंने मानी है। अब हम लेंगे नेक्स्ट जेम्स ग्रुप का वर्गीकरण। जेम्स ग्रुप ने एलन बोल की तरह ही दलों का वर्गीकरण किया है और जेम्स ग्रुप ने दलों के वर्गीकरण के 3 आधार बताए हैं: संरचना का आधार, संख्या का आधार और शक्ति का आधार। और जेम्स ग्रुप ने एलन बोल की तरह दलीय प्रणाली को उन्हीं 7 भागों में बांटा है। नेक्स्ट हम लेंगे लेनिन का वर्गीकरण। लेनिन का वर्गीकरण, लेनिन के बारे में बता दूं मैं आपको। लेनिन जो है बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं। 1917 की सोवियत संघ की जो क्रांति है, रूस की जो क्रांति है, वो लेनिन के नेतृत्व में ही हुई थी। और इसको लेनिन का दलीय सिद्धांत या लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। लेनिन की पुस्तक का नाम है, लेनिन ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, व्हाट इज टू बी डन। व्हाट इज टू बी डन, ये लेनिन की पुस्तक है। इसमें उन्होंने दल का वर्गीकरण किया है और लेनिन ने लोकतंत्रीय केंद्रवाद के नाम से दल सिद्धांत दिया है, जिसकी निम्न 3 विशेषताएं मानी हैं या निम्न 3 विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, दल की उच्च स्तर की इकाइयों के सदस्यों का चुनाव निम्न स्तर की इकाइयों के सदस्य करेंगे। लेनिन ने कहा कि दल की उच्च स्तर की जो इकाइयां हैं उनके सदस्यों का चुनाव दल की निम्न स्तर की इकाइयों के सदस्य करेंगे। नंबर 2, किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श करने की सदस्यों को स्वतंत्रता होगी। किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श करने की सदस्यों को स्वतंत्रता होगी। और नंबर 3, दल में एक बार निर्णय लेने के बाद उसका विरोध करने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा। अगर दल में एक बार कोई निर्णय ले लिया गया तो उसका विरोध करने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। ये दलों के वर्गीकरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिनका डिस्कशन मैंने आपको सामने किया। इसके बाद अगले वीडियो में और डिस्कशन करेंगे।